हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आस्की वैल्यूज़ और एस्केप सीक्वेंसेस। तो ये स्टूडेंट आस्की वैल्यू और एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर सेट का एक एक्सटेंडेड टॉपिक है। तो कैरेक्टर सेट में इसको मैं डिस्कस करता, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस अलग से कर रहा हूँ। सो बेसिकली अगर आस्की वैल्यू की हम बात करें तो आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली इसका फुल फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। सो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली स्टूडेंट्स होता है ये कि हर एक कंप्यूटर के अंदर जो जितनी भी हमारी कीज़ हैं या जितना भी हमारा कैरेक्टर सेट्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड की हर एक की ही लगभग हमारे कैरेक्टर सेट के अंदर इंक्लूडेड है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, आस्की वैल्यू हर एक की को ये जिसको बोलते हैं कि अलॉट करता है। यानी कि वर्चुअली देखा जाए तो हर पर्सनल कंप्यूटर आस्की वैल्यू पे काम करता है। यानी कि कंप्यूटर को ABCD समझ में नहीं आता है। ए से रिलेटेड एक वैल्यू है, स्मॉल ए कैपिटल ए, इन दोनों से रिलेटेड एक वैल्यू है। स्मॉल ए से अलग है, कैपिटल ए से अलग है। एक इंटीजर वैल्यू है जो कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आती है, राइट। तो अगर आप कंप्यूटर को बोलोगे हेलो हाउ आर यू, तो कंप्यूटर को हेलो हाउ आर यू समझ में नहीं आता है। एच से रिलेटेड एक आस्की वैल्यू है, ई से रिलेटेड एक आस्की वैल्यू है। इस तरीके से अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई डिजिट लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं या स्पेशल कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो हर एक पर्टिकुलर लेटर से, स्पेशल कैरेक्टर से, डिजिट से एक आस्की वैल्यू, एक कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू एसोसिएटेड होती है। तो इससे होता है कि जब आप इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाते हैं, तो अगर सेम वैल्यूज़ पे वो काम कर रहा है, वहाँ पर भी सेम आस्की वैल्यू है, यहाँ पर भी सेम आस्की वैल्यू, तो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज में आपको कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मान लीजिए अगर आप IBM कंप्यूटर्स पे काम करें तो वहाँ पे आस्की वैल्यू या आस्की कोड नहीं चलता है, वहाँ पर चलता है EBCDIC कोड। तो आप सर्च कर सकते हैं नेट पे कि EBCDIC कोड क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आस्की वैल्यू मतलब इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज का तरीका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स लेता हूँ आपके सामने। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमारे सिस्टम में ये वैल्यू, ये वाली की ये वैल्यू है, इस की ये वैल्यू है, इस कैरेक्टर सेट के अंदर इस कैरेक्टर की ये वैल्यू है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इंटीजर a इज इक्वल्स टू, मैंने वेरिएबल लिया, मान लीजिए मैंने लिया 60, राइट। और मैंने प्रिंट में लिखा वैल्यू ऑफ की इज परसेंटाइल C /n A, राइट, रिटर्न 0। तो अब यहाँ पर एक स्टूडेंट छोटा सा पॉइंट है कि जब भी आप देखें कि मैंने यहाँ पर A की वैल्यू ली तो इंटीजर में, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ या डिस्प्ले करा रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने मॉडिफायर क्या यूज़ किया है या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ किया है, परसेंटाइल C। यानी कि मैं इंटीजर की वैल्यू को कैरेक्टर में प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो 60 वैल्यू है A के अंदर, जो मैंने 60 वैल्यू ली है, वो कौन से कैरेक्टर की या कौन से कैरेक्टर सेट के अंदर कौन से कैरेक्टर की या कौन सी की ये आस्की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि लेस देन साइन आ रहा है यहाँ पे। यानी कि लेस देन साइन की आस्की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, कंप्यूटर के हिसाब से, आस्की कोड के हिसाब से 60, राइट। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने इस वैल्यू को कर दिया 70, तो 70 किसकी आस्की वैल्यू स्टूडेंट, कैपिटल F की। तो यानी कि कैपिटल F जो हमें सामने दिख रहा है कीबोर्ड पे, एक्चुअल में उसकी आस्की वैल्यू कैरेक्टर सेट के हिसाब से, C लैंग्वेज के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से 70 है। तो यानी जैसे ही मैं F कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम के अंदर या मेरे प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं अगर F आता है, तो कंप्यूटर उसको इस आस्की कोड में, इस आस्की वैल्यू में चेंज करेगा और उसके बाद आगे प्रोसेसिंग करेगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं आस्की चार्ट की बात करूं तो अपने पास टोटल 7 बिट यूनिक कोड के हिसाब से 0 से लेके 127 तक जो है हमारे पास वैल्यूज़ हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 0 से लेके 127 टोटल, 2 टू द पावर 7 अगर आप करेंगे तो 128 आएगा। तो 0 उसमें इंक्लूसिव है, तो 0 से लेके 127। तो आप देख सकते हैं कि 70 जो है F की वैल्यू है, राइट। 70 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि F की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने सपोज 41 की बात करें तो चेक करते हैं, चलिए 41, अगर A की वैल्यू 41 है, यहाँ ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल का नाम आप A लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे A लिया है। सो आप देख सकते हैं कि आस्की चार्ट से मैच कर रहा है। सो यानी कि जो 41 है वो राइट पैरेंथेसिस की या राइट ब्रैकेट जो है उसकी आस्की वैल्यू है, राइट। इसी तरीके से अगर स्मॉल के की बात करें तो चलिए स्मॉल के लेते हैं 107 में वैल्यू को परसेंटाइल C से अगर प्रिंट करा रहा हूँ, डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो स्मॉल के की आस्की वैल्यू।
तो यानी कि स्मॉल के की आस्की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 107, राइट। यहाँ पर अगर आपको ए लेने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ वेरिएबल, या इसका नाम रख देता हूँ की, ठीक है। सो कैपिटल ए की देखते हैं हम, कैपिटल ए की क्या है मेरे हिसाब से, कैपिटल ए की जहाँ तक मुझे याद है 65 है, यस करेक्ट 65 है। तो मैंने की वैल्यू ले ली 65। सो जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो ओह एरर, यहाँ पर भी की होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65 की वैल्यू, या ए की आस्की वैल्यू जो है, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू क्या है 65, राइट। तो इसी तरीके से आप इस आस्की चार्ट को रिफ़र करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ध्यान आपको बताऊंगा कि 0 से लेके 31 या 32 तक, इनफैक्ट 0 से लेके 31 या 32 तक आपको यहाँ पर आउटपुट कंपाइलर डिपेंडेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर आस्की वैल्यू ली सपोज 11, तो वी टी यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ कैरेक्टर है वी टी, तो देखते हैं यहाँ पर 11 से रिलेटेड क्या आता है। तो अगर मैंने की वैल्यू ली 11 और मैंने इसे डिस्प्ले कराने की कोशिश करी, तो कंपाइलर डिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं कि आपके कंपाइलर में भी आपके सिस्टम पे भी वो यही आउटपुट दे, आपको आउटपुट अलग भी मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये आपका आस्की वैल्यू या ये आस्की चार्ट है आपका। सो आस्की चार्ट इजीली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा, या आप किसी भी बुक में से रेफ़र कर सकते हैं, राइट। कोई भी सी की बुक आप ले लीजिए, तो वहाँ पर आपको आस्की चार्ट, आंसी की बुक लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसके अंदर आपको ये आस्की चार्ट पूरा मिल जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात स्टूडेंट ये कि कैपिटल ए से लेके, जो कि इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी काफ़ी सामने आएंगे, तो कैपिटल ए से लेके जेड तक की वैल्यू 65 से 90 तक है, कंटिन्यूस वैल्यू है। और अगर मैं स्मॉल ए से स्मॉल जेड की बात करूँ तो 97 से लेके 122 तक है, राइट। तो इसको ध्यान रखें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 97 को प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, तो आपको मिलेगा स्मॉल ए, राइट। तो स्मॉल ए की आस्की वैल्यू क्या हुई 97, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका आस्की चार्ट के बारे में थोड़ा सा बातचीत। तो अब हम देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या है। तो स्टूडेंट एस्केप सीक्वेंस में एक एस्केप सीक्वेंस जो स्टडी किया है वो है /n। /n यानी क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर पे लेके जाता है। तो बेसिकली एस्केप सीक्वेंस का नाम इसलिए पड़ा कि आप कर ये रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से एस्केप कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कर्सर आपका कहाँ जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, दैट इज़ वाई उसको उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहला है कैरेक्टर क्या है आपका, बेल या अलर्ट, तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस क्या है /a। तो अगर मैं यहाँ पर /a लगा दूँ /n की जगह, यहाँ पर अपन /n ही रखते हैं, तो आपको एक बेल की आवाज़ सुनाई देगी यहाँ पर, राइट। तो मैं देखता हूँ प्रोग्राम चला के कराता है क्या। तो अभी तो नहीं आया क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर माइक अटैच्ड है, तो मैं इस माइक को हटा दूँ। होता है क्या, अगर ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा हो तो ये मुझे आवाज़ तो आई है रिकॉर्डिंग की, मतलब साउंड की आवाज़ मुझे आई है। अगर रिकॉर्ड हुई होगी तो इस ट्यूटोरियल में आपको भी आ जाएगी। तो आप अपने सिस्टम पर चलाकर देख सकते हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं। तो जनरल साउंड आता है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आप कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अगर 2 बार /a लगाएंगे तो 2 बार साउंड आएगा, राइट। तो ये /a आपका अलर्ट के लिए। इसी के साथ आता है फिर बैकस्पेस। /b क्या करता है ये चेक करते हैं अपन। यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस पर्टिकुलर इंटीजर की वैल्यू भी हटा देता हूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। सो /b बैकस्पेस के लिए है। तो अगर मैंने लिखा सिमरजीत और यहाँ पर मैंने लिख दिया /b, तो j के बाद /b और EET, तो आउटपुट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने क्या करा है। तो देख सकते हैं कि SIMAREET, यानी इसने क्या करा, j को /b यानी कि बैक स्पेस से इसने क्या करा, जिसे बोलते हैं कि ओवरटेक करा, यानी कि ओवरराइट करा। तो यानी कि SIMARJ, जे भी आना चाहिए था, लेकिन जे को इसने किससे ओवरराइट कर दिया, /b से। तो /b का काम क्या है, बैकस्पेस का काम क्या है, ओवरराइट करना जिसके आगे आपने लगाया है। तो हम देखते हैं कि अगर हम 2 /b लगाएंगे तो क्या 2 ओवरराइट हो रहे हैं। तो यस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ओवरराइट लेटर्स हो गए /b से। तो SIMARJ गायब हो गया, फिर एक ही आया, फिर एक ही गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका /b लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं। हॉरिजॉन्टल टैब अगेन क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल टैब आपको इस तरीके से आउटपुट देगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि j के बाद /t मैंने लगाया है और /t
की वजह से आपको जो आउटपुट मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट 2 से 3 स्पेसेस की यहाँ पर जगह आपको मिली है, राइट। तो बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सिस्टम में मुझे थोड़ा सा 4 स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, तो इट कैन वेरी। जनरली 8 स्पेसेस का एक टैब होता है। अगर टर्बो सी कंपाइलर की मैं बात करूँ तो 8 स्पेसेस का एक टैब होता है, राइट। तो अगर मुझे /t इस तरीके से लिखना है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे दोनों लेटर्स के बीच में, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 स्पेसेस जो है 8 स्पेसेस का टैब आया। तो सिंगल वर्ड में आप देख सकते हैं कि 4 स्पेसेस का आ रहा है। अगर 2 अलग अलग वर्ड्स आप लिख रहे हैं, 2 वर्ड्स के बीच में आप स्पेस दे रहे हैं, तो 8 स्पेसेस का आपको दिखेगा टैब आया है। तो /t आपको यहाँ पर टैब प्रोवाइड कर रहा है। /v वर्टिकल टैब, तो यहाँ पर /v भी लगा कर देखते हैं कि क्या t की जगह हम v से वर्टिकल टैब, क्योंकि ये कंपाइलर डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आउटपुट डिफर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बॉक्स के अंदर आया है, तो अलग अलग कंपाइलर अलग अलग आउटपुट देगा। हो सकता है कायदे से इस पर्टिकुलर /v का लगाने से आउटपुट ये आना चाहिए था कि भाटिया को नीचे आना चाहिए था, राइट। सिमरजीत के नीचे भाटिया को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो /v में आपको दिक्कत आ सकती है। न्यू लाइन फीड हमने पहले ही देख लिया है। अगर आप /v की जगह /n लगाएंगे तो कर्सर जो है आपका नई लाइन से जाकर आउटपुट देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू लाइन फीड इस तरीके से काम करता है। फॉर्म फीड बेसिकली प्रिंटर्स के टाइम पे यूज़ होता, जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ हुआ करते थे तब वहाँ पर फॉर्म फीड यूज़ हुआ करता था। तो यहाँ पर अगेन आपको क्वेश्चन मार्क और बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो ये अगेन कंपाइलर डिपेंडेंट है। तो वहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप सिस्टम ड्राइवर्स लिखते थे तो कंपाइलर को जब आप ये निर्देश देते थे कि फॉर्म फीड का इस्तेमाल करो, तो बेसिकली उसको प्रिंटर्स के रिस्पेक्ट में लिखा जाता था। तो फॉर्म फीड बेसिकली करता क्या था कि नेक्स्ट पेज पे जाकर कर्सर को नेक्स्ट पेज पे ले जाकर एक लाइन को छोड़ देता था। तो आपने अभी भी देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो A4 के साइज़ के पेज आते हैं, या आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करेंगे उन A4 साइज़ के पेजेस को, तो एक लाइन एक स्पेस छोड़कर आपको नीचे से कर्सर आपका स्टार्ट होता है। आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो ये है, राइट। कैरेज रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो कैरेज रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट तो क्या है, खैर एक अच्छा फीचर है। तो आपको ये समझ में आएगा कि कैरेज रिटर्न कैसे काम कर रहा है। तो /r मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये करेगा ये कि /r के बाद जो कि e और t था, तो ये e और t को क्या कर रहा है, पहले 2 लेटर्स से जाकर रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये e और t हैं आपके, ये s और i को रिप्लेस करके MARJE को वैसा का वैसे ही लिख देगा। तो यानी कि आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, ET MARJE, राइट। तो वापस से आप देखिए ET MARJE। तो कैरेज रिटर्न बेसिकली क्या करता है कि इस कर्सर को स्टार्टिंग पे ले जाता है और स्टार्टिंग पे ले जाकर उन कैरेक्टर से या उन लेटर से रिप्लेस करता है जो कैरेज रिटर्न के बाद आपने लगाए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो कि 2 है, तो आप /r यहाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो लास्ट के 4 कैरेक्टर्स हैं वो शुरुआत के 4 कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएंगे, और कैरेज रिटर्न के जस्ट पहले जो कैरेक्टर था सिर्फ वही लिखा हुआ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आउटपुट डिफर कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 5 कैरेक्टर्स का ही आउटपुट आ रहा है और वहाँ पर 5 कैरेक्टर्स का आउटपुट नहीं था। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ कैरेज रिटर्न, तो जो टी है वो जाके आगे रिप्लेस हो जाएगा और बाकी IMARJE वैसा का वैसे ही आ जाएगा, राइट। तो आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म। कैरेज रिटर्न के बाद कोटेशन मार्क, अगर आपको डबल कोट्स चाहिए तो डबल कोट्स लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो सिमरजीत के बाद डबल कोट्स यहाँ पर आ रहा है, राइट। डबल कोट्स के बाद अगर आपको सिंगल कोट चाहिए तो सिंगल कोट भी लगा सकते हैं। तो सिंगल कोट से आपके आउटपुट के आगे आपके आउटपुट के आगे सिंगल कोट बना हुआ आएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो आप आज के जो कंपाइलर्स हैं वो स्मार्ट है, तो आप बिना स्लैश के क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लैश के साथ बता रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर आप बिना स्लैश के भी अगर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो ये भी क्वेश्चन मार्क आपको देगा। इसके बाद / अगर आपको लगाना है तो आप / को डबल इस तरीके से आप लगा सकते हैं, राइट। तो सिमरजीत के बाद सिंगल / आ रहा है, और नल यानी कि कुछ भी नहीं तो /0। ये नल कैरेक्टर जो है स्टूडेंट्स, ये आपको नल एस्केप सीक्वेंस जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर काम आएगी, वहाँ पर आपको पता चलेगा, राइट। तो ये आपका एस्केप सीक्वेंस हुआ, और इससे पहले हमने डिस्कस करा था आस्की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इस दो आस्की वैल्यू और एस्केप सीक्वेंस को कैरेक्टर सेट के अंदर ही एक्सटेंडेड पार्ट इसका है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ डिस्कस करा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सिमरजीत भाटिया
कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिमर्जी ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल है, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।